हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर 3 एग्जामिनेशंस एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ फिटनेस। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने ऑलरेडी देखा था, जिसमें हमने रेगुलेशन 10 से लेके रेगुलेशन 14 तक डिस्कस किया था। अब हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं रिमेनिंग रेगुलेशन जो है रेगुलेशन 15 से लेके आगे के। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। रेगुलेशन 15 में क्या दिया है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर अ फर्स्ट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अदर दैन द एक्सचेंज सर्टिफिकेट। अगर सर्टिफिकेट एक्सचेंज कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज उसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एडमिट नहीं किया जाएगा, विच द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेशन 21 अप्लाई unless the board is satisfied that he has practical experience in coal mine as prescribed under subregulation 2 for a period of not less than 6 and 5 years respectively। फर्स्ट क्लास के लिए 6 और सेकंड क्लास के लिए 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है सभी के लिए। अगर अगर किसी ने डिप्लोमा इन माइनिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस अप्रूव्ड इन दैट बिहाफ by the central government, such period of experience shall be reduced to 5 and 4 years respectively। अगर किसी के पास में डिप्लोमा है, अगर ऐसे किसी पर्सन के पास में डिप्लोमा है और वो पर्सन अगर फर्स्ट क्लास के लिए और सेकंड क्लास के लिए अप्लाई करना चाह रहा है और उसके पास में अगर डिप्लोमा है तो उसको फिर एक्सपीरियंस जो है वो जहाँ पे फर्स्ट क्लास के लिए 6 इयर्स का एक्सपीरियंस था, डिप्लोमा होने की वजह से उसको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, उसको 1 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और सेकंड क्लास के लिए उसको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 चाहिए था तो 4 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब किसी के पास में डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस अप्रूव्ड इन दैट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सच पीरियड शैल बी रिड्यूस्ड टू 2 इयर्स फॉर द फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। अगर किसी के पास माइनिंग की डिग्री है और उसको फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। प्रोवाइडेड, तो देख लीजिए, डिग्री है तो 2 साल, डिप्लोमा है तो सेकंड क्लास के लिए 4 साल, डिग्री के लिए फर्स्ट क्लास के लिए 5 साल। और अगर मतलब डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं है तो आपको सेकंड क्लास सर्टिफिकेट के लिए फील्ड कैंडिडेट जो भी रहते हैं, फील्ड कैंडिडेट को सेकंड क्लास सर्टिफिकेट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड further that the experience referred to in this subregulation shall be the experience obtained after acquiring the relevant academic qualification। जैसे यहाँ पे जो 2 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ये 2 साल का एक्सपीरियंस माइनिंग डिग्री होने के बाद का चाहिए। यहाँ पे जो 5 साल और 4 साल का एक्सपीरियंस का बोल रहा है, आपका डिप्लोमा कंप्लीट जब होगा, उस कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा के बाद में 5 साल 4 साल का एक्सपीरियंस के बाद में आप सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये नोट करना, ठीक है। The board may specify, subject to the condition laid down in bylaws, the nature and other details of the particular examination required for manager's certificate। The board may specify, subject to the conditions laid down in bylaws, the nature and other details of the practical experience required for the, जो भी है bylaws में स्पेसिफाई कर सकता है बोर्ड की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लेके क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए है फॉर मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सर्वेयर के लिए क्या क्या चाहिए? अभी ऊपर जो हमने देखा था वो मैनेजर के लिए था, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर के लिए। सर्वेयर के लिए क्या क्या होना चाहिए? नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर अ सर्वेयर सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज सेटिस्फाइड द बोर्ड दैट ही हैज नॉट लेस देन 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ सर्वेइंग of a type the board may specify subject to conditions laid down in bylaws। बोर्ड ने स्पेसिफाई किया रहेगा बायलॉज में, तो उस टाइप का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्वेइंग का, कम से कम 2 साल का। प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड शैल बी रिड्यूस टू 6 months
in the case of candidate who has attended classes in theoretical and practical surveying at any educational institution approved by the board subject to the conditions laid down in bylaws. अगर किसी ने क्लासेस अटेंड किए हैं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल क्लासेस किए हैं किसी इंस्टीट्यूशन ने अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, तो फिर ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये 2 साल का एक्सपीरियंस की जगह पे आपको अगर 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो हो जाएगा. मतलब यही है कि अगर किसी के पास में डिप्लोमा है माइनिंग में या फिर डिग्री है माइनिंग में, तो डिप्लोमा जो होता है वो माइनिंग का डिप्लोमा माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग का होता है. तो किसी के पास में अगर वो डिप्लोमा है जिसमें माइन सर्वेइंग है और उन्होंने सर्वे सब्जेक्ट पढ़ा है, तो उसको सिर्फ 6 महीने के एक्सपीरियंस पे भी सर्वे सर्टिफिकेट मिल जाएगा. अपना रेगुलेशन 17 क्या बोलता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन. नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर अ सरदार सर्टिफिकेट अनलेस द बोर्ड इज सेटिस्फाइड दैट ही हैज हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन अ कोल माइन फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 3 years. 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए है. अगर 3 साल का फील्ड कैंडिडेट को एक्सपीरियंस चाहिए होता है अगर उसको सरदार सर्टिफिकेट चाहिए है तो, प्रोवाइडेड दैट सच पीरियड शैल बी रिड्यूस टू अ पीरियड ऑफ 1 year in the case of a candidate who has received a diploma or certificate in scientific and mining training after a course of at least 2 years at an educational institution, or who has taken a degree in scientific and mining subject at a university approved in that behalf by the board subject to the condition laid down in bylaws. अगर किसी के पास में डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस पे भी ये सर्टिफिकेट सरदार सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है. फील्ड कैंडिडेट को 3 साल, और जिसके पास डिप्लोमा है डिप्लोमा के बाद में 1 साल के बाद में ही वो अप्लाई कर सकता है. The board may specify subject to the condition laid down in bylaws the nature and other details of the practical experience required for सरदार सर्टिफिकेट. वही है, सरदार सर्टिफिकेट के लिए अगर इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जो भी डिटेल्स है वो स्पेसिफाई कर सकता है बायलॉज में. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट. No person shall be admitted as a candidate at any examination for an engine driver certificate unless the board is satisfied that he has had practical experience of driving a winding engine or as an assistant to a qualified winding engine driver for a period of at least 1 year. किसी भी पर्सन को अगर इंजन ड्राइवर का वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का अगर सर्टिफिकेट चाहिए है तो वो अप्लाई करने के लिए उसको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन असिस्टेंट टू अ क्वालिफाइड वाइंडिंग इंजन ड्राइवर. ठीक है. रेगुलेशन 19 क्या बोलता है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन. नो पर्सन शैल बी एडमिटेड फॉर एग्जामिनेशन फॉर अ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बियॉन्ड 7 अटेम्प्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रेगुलेशन. 7 अटेम्प्ट ही दे सकते हैं हम लोग कोई भी एग्जाम के लिए, यही इसमें बोला है. फीस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट. रेगुलेशन 20 क्या बोलता है? फीस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट of every application for the grant of certificate shall be prescribed by the board subject to the conditions laid down in bylaws. फीस जो भी रहेगी वो बोर्ड ने डिसाइड की हुई रहेगी, वो सभी ने देना है. The fee once paid shall not be refunded except where the candidate has died before the examination for grant of a certificate or where fee has been erroneously paid. फीस जो भी रहेगी, जो हमने फीस पे की है, नॉन रिफंडेबल रहेगी. सिर्फ रिफंड कब कर सकते हैं? द कैंडिडेट जो है उसकी डेथ हो गई है फॉर द एग्जामिनेशन. ठीक है. एग्जामिनेशन के पहले अगर कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो फीस वापस होगी, अदरवाइज फी वापस नहीं होगी. एक्सचेंज सर्टिफिकेट. The board may grant to any person holding a manager's certificate, surveyor certificate, engine driver certificate, foreman certificate, or mate's certificate granted under any law for the regulation of mines in force in any other country or under the Metalliferous Mine Regulation 1961 or its amendment version made under the Act, the corresponding certificate of a similar class under these regulations, if he possesses such qualification and experience
and passes such examination as the board may stipulate subject to the conditions specified in bylaws. अगर किसी के पास में मेटालिफेरस माइन रेगुलेशन के अंडर में अगर कोई सर्टिफिकेट है या फिर किसी अदर कंट्री का, इफ एनी अदर कंट्री का अगर उनके पास में सर्टिफिकेट है तो उसको चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट मेरा चेंज कर दिया जाए. मेटल का अगर सर्टिफिकेट है और कोल के लिए अप्लाई करना है तो कोल का सर्टिफिकेट के उनको एग्जाम्स देने पड़ेंगे. एग्जाम और उनका क्वालिफिकेशन जो भी है वो एलिजिबल होना पड़ेगा उनको, और उनका एक्सपीरियंस भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए. उसके बाद में जो भी एग्जाम्स है, एग्जाम्स देके फिर वो एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में सब्जेक्ट टू द कंडीशन laid down in bylaws exempt any person from appearing at the examination or part thereof for the grant of exchange certificate. वो किसी को भी बैन कर सकते हैं, यही बोला गया है. Every application for the grant of exchange certificate under sub regulation 1 shall be accompanied by जो भी exchange certificate है, exchange certificate का application जो भी जाएगा वो एप्लीकेशन के साथ में आपने क्या क्या भेजना है. मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना है. मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्वियसली एमबीबीएस सर्जन किसी का भी हो सकता है, सिविल सर्जन का हो सकता है मेडिकल सर्टिफिकेट. उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अ पर्सन गुड, अ सर्टिफिकेट ऑफ सम पर्सन ऑफ गुड रेप्यूट एज टू द जनरल गुड कंडक्ट एंड सोब्रिटी ऑफ द कैंडिडेट, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट भेजना है, मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना है. प्रोवाइडेड दैट in the case of manager certificate the candidate shall possess practical training in India in the mines for a period not less than 6 months in such manner as may be specified by the board subject to the conditions laid down in bylaws. मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको इंडिया में. अगर कोई आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है तो उसको इंडिया में 6 महीने का कम से कम एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अगर उसको एक्सचेंज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है. तो फीस ऑन द स्केल laid down in regulation 20 shall be paid in respect of every examination under this regulation. फीस पे करना है, सभी ने फीस पे करना ही पड़ेगा जो भी एग्जामिनेशन के लिए रहेगी. डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, if any person proves to the satisfaction of the board that he has without any fault on his part lost or been deprived of a certificate granted to him under these regulations, the board may upon realization of the fee prescribed under sub regulation 1 of regulation 20 and subject to the conditions laid down in bylaws cause a copy of the certificate to be delivered to him and the word duplicate shall be stamped across every such copy. डुप्लीकेट कॉपी के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी फीस पे करनी पड़ेगी जो कि रेगुलेशन 20 में दिया गया है. और रेगुलेशन 20 के हिसाब से जो भी फीस रहेगी वो फीस पे करनी पड़ेगी. और आपको ये प्रूव करके देना पड़ेगा बोर्ड को कि आपने ये जो आपका जो लॉस ऑफ सर्टिफिकेट है वो लॉस ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो विदाउट एनी फॉल्ट ऑन हिज पार्ट, मतलब आपका उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था और आपका वो घूम गया है या जो भी है वो आपको प्रूव करके देना पड़ेगा. उसके बाद ही आपको डुप्लीकेट कॉपी मिलेगी. और जो जितनी भी डुप्लीकेट कॉपी आपको मिलेगी सर्टिफिकेट की, उन सारे सर्टिफिकेट्स पे डुप्लीकेट वर्ड ऐसे मेंशन किया रहेगा, डुप्लीकेट है कर. सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू द मैनेजर when the holder of an overman certificate, sardar certificate, engine driver certificate and gas testing certificate is employed in a mine in a capacity which requires the possession of the said certificate, he shall deliver such certificate to the manager of the mine in which he is for the time being employed. Certificate to be delivered to the manager. ये अगर आपको किसी भी माइंस में एज अ ओवरमैन, एज अ सरदार, एज अ इंजन ड्राइवर आपको अगर काम करना है और वो काम के लिए आप ये जितने भी सर्टिफिकेट है, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ये सारे ही सर्टिफिकेट्स जो है ये मैनेजर ऑफ द माइन, टू द मैनेजर ऑफ द माइन यू हैव टू सबमिट, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा. द मैनेजर शैल डिलीवर टू सच पर्सन अ रिसिप्ट फॉर द सेम एंड shall retain the certificate in the office at the mine so long as the holder thereof is so employed, and shall return it to the holder on his
ceasing to be so employed. मैनेजर जो है ये सारे ही सर्टिफिकेट अपने पास में रख सकता है और उसके अगेंस्ट में एक रिसिप्ट दे सकता है. रिसिप्ट देना है उसने, मैनेजर ने अपने पास में रख के और ये रिसिप्ट में मेंशन रहेगा कि सर्टिफिकेट हमारे पास जमा है करके, और जब भी ये इसका एम्प्लॉयमेंट सीज किया जाएगा तो उसको रिटर्न कर दिए जाएंगे ये सारे ही सर्टिफिकेट्स. ठीक है. रेगुलेशन 24 क्या बोलता है? सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ मैनेजर सर्टिफिकेट, सर्वे सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट एंड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट. इफ on the basis of a report to the report of the inspector, the regional inspector is of the opinion that the holder of the manager certificate, surveyor certificate, overman certificate, sardar certificate, engine driver certificate or gas station certificate is incompetent or is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties under the act or under this regulation, he shall bring the matter to the notice of the board. ये जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर और द रीजनल इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर अगर रीजनल इंस्पेक्टर के नोटिस में आता है कि आप इनकॉम्पिटेंट है अपनी ड्यूटीज को लेके, या तो फिर आप निग्लिजेंस है, आपका मिसकंडक्ट है इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, तो आपका वो सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट का एक तो सस्पेंड कर सकता है या तो कैंसिल कर सकता है. एंड he shall bring the matter to the notice of the board. The board may on the report of regional inspector under sub-regulation 1 authorize an inspector not below the rank of the inspector whose report formed on the basis of the said opinion to hold an inquiry in accordance with the procedure laid down in bylaws to determine whether or not such a person hereinafter referred to as the delinquent is fit to contend to hold such certificate. उसके बाद में रीजनल इंस्पेक्टर जो है एक और अंडर सब रेगुलेशन ऑथराइज एन इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर को ऑथराइज करेंगे ऑन द रीजनल इंस्पेक्टर के रिपोर्ट पे. बोर्ड क्या करेगा? एक इंस्पेक्टर को ऑथराइज करेगा जो कि ये रीजनल इंस्पेक्टर के बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, इक्विवेलेंट या तो उसके ऊपर का रहेगा. ये एक इंक्वायरी कंस्टिट्यूट करेगा और इंक्वायरी में अगर इंक्वायरी में ये चेक करेगा वेदर ही इज फिट टू कंटिन्यू और होल्ड सच सर्टिफिकेट, मतलब इसका सर्टिफिकेट इनको देना चाहिए या सर्टिफिकेट हटा लेना चाहिए, ये बोर्ड को बताएगा. प्रोवाइडेड दैट बोर्ड शॉल बिफोर द इंक्वायरी फर्निश टू द डिलिक्वेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द केस ऑन विच द इंक्वायरी इज कंस्टिट्यूटेड. बोर्ड क्या करेगा? ऐसी कोई भी इंक्वायरी बैठाने के पहले जो डेलिक्वेंट है, जो कि आरोपी है, दोषी है, उनको जिनका सर्टिफिकेट हमने होल्ड करना है या फिर सस्पेंड करना है, तो उनको एक स्टेटमेंट भेजेगा, उनको एक नोटिस भेजेगा कि ऐसे जिसमें क्या लिखा रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ द केस ऑन विच, किस बिहाफ में आपके ऊपर इंक्वायरी कंस्टिट्यूट की जा रही है. द इंस्पेक्टर हु कंडक्टेड द इंक्वायरी शैल विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ conclusion of his inquiry send a report to the board together with his finding, the note of evidence recorded during the inquiry and other relevant record. इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर जो भी रहेगा वो इंक्वायरी जैसे कंडक्ट हो जाएगी उसके 15 दिन के अंदर, विद इन 15 days द डेट ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ हिज इंक्वायरी, एक रिपोर्ट सेंड करेगा बोर्ड को टुगेदर विथ हिज फाइंडिंग्स, a note of evidence recorded ड्यूरिंग द इंक्वायरी. ये सारी चीज़ें एंड रिलेवेंट रिकॉर्ड्स जो भी रहेंगे वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह वो बोर्ड को भेजेगा. कॉपीज ऑफ द नोट ऑफ एविडेंसेस एंड फाइंडिंग्स ऑफ द इंस्पेक्टर हु कंडक्टेड द इंक्वायरी shall also be sent to the delinquent who may submit his written representation to the board within 30 days from the date of dispatch of such copies. इंस्पेक्टर क्या करेगा? इंस्पेक्टर के फाइंडिंग्स जो है, इंस्पेक्टर के फाइंडिंग्स और उनके जो एविडेंसेस है, नोट्स ऑफ एविडेंसेस जो भी जितना भी रहेगा वो सारा जो है इंक्वायरी के दौरान जो भी आएगा सामने, वो सारी चीज़ें डेलिक्वेंट को भी दिया जाएगा, जो कि मिलने के बाद में, मतलब जिस दिन ये डेलिक्वेंट को डिस्पैच किया जाएगा उसके 30 दिन के अंदर में
उनको एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा डेलिक्वेंट को, ठीक है। द बोर्ड में आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस एंड अदर रिकॉर्ड्स एंड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन if any submitted by the delinquent either cause further inquiry to be made in the case and thereupon or otherwise either exonerate the delinquent of the charges against him or suspend or cancel the certificate as it deems fit। जैसे ही बोर्ड के पास में एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न एक्सप्लेनेशन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वगैरह डेलिक्वेंट का आ जाता है या फिर इंस्पेक्टर का आ जाता है, उसके बाद में बोर्ड उन चीज़ों को कंसिडर करेगा और कंसिडर करके केस में भी देयर अपॉन अदरवाइज, मतलब कंसिडर करने के बाद में वो देखेंगे कि इनको ये सर्टिफिकेट के साथ में कंटिन्यू करने देना है या फिर उनके चार्जेस हटाना है और सर्टिफिकेट के साथ में कंटिन्यू करने देना है, या तो फिर सस्पेंड और कैंसिल द सर्टिफिकेट, वो उनके पास में, बोर्ड के पास में पावर होती है। एन अपील shall lie against any order of the board under this regulation before the central government within 30 days of such order। अगर ऐसा कोई अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील भेजी जा सकती है, ऐसे कोई भी ऑर्डर के अगेंस्ट में 30 दिन के अंदर में, जिस दिन वो ऑर्डर निकलेगा उसके 30 दिन के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ में कैंडिडेट जो है वो अपील कर सकता है। Where a candidate is suspended or cancelled under this regulation, suitable endorsement may be made on such certificate or a duplicate thereof issued under regulation 22। अगर कोई भी कैंडिडेट जो है उसका सर्टिफिकेट अगर सस्पेंड हुआ है इसके पहले या तो फिर कैंसल हुआ है, तो जो भी सर्टिफिकेट रहेगा वो सर्टिफिकेट में या फिर उसका डुप्लीकेट जो भी कॉपी रहेगी उसके ऊपर में वो मेंशन एंडोर्स रहेगा उसमें एज पर अंडर द रेगुलेशन 22। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर्स और ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। नो पर्सन शैल एक्ट एज अ मैनेजर और एन ऑफिशियल और एन वाइंडिंग इंजन मैन इन अ माइन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स। 60 ईयर्स के बाद में कोई भी पर्सन जो है वो मैनेजर, ऑफिशियल और वाइंडिंग इंजन मैन एज अ जॉब नहीं कर सकता, अनलेस ही हैज ऑब्टेन्ड विद इन द प्रिसाइडिंग 1 year a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in the act and these regulations and orders made thereunder। अगर उनको करना है तो उसके 60 साल अटेंड होने के 1 साल पहले उनको मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देना पड़ेगा टू कैरी आउट द ड्यूटीज, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द चीफ इंस्पेक्टर or the regional inspector is of the opinion that a person as aforesaid, though less than 60 years of age, is medically unfit to carry out the duties assigned to him in the act and in these regulations and orders made thereunder, the chief inspector or the regional inspector may by an order in writing require such person to obtain a medical certificate of fitness within such period not exceeding 3 months as he may specify therein, and no such person shall continue to act in their capacity as aforesaid after the period so specified unless he has obtained a medical certificate of fitness। अगर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या फिर रीजनल इंस्पेक्टर के नोटिस में ये आ जाता है कि वो पर्सन तो 60 साल का नहीं है लेकिन ही इज अनफिट, वो मेडिकली अनफिट है टू कैरी आउट his duties in the act and in these regulations orders there। the chief inspector क्या करता है, उसको बोलता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस प्रोवाइड करना है आपने 3 महीने के अंदर। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको वो ड्यूटीज से दूर रखा जाएगा, मतलब आप उस पोस्ट पे काम नहीं कर सकते। The medical certificate of fitness as aforesaid shall be obtained from such authority and in such form and manners as the board may specify subject to the conditions laid down in bylaws। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो ऑब्टेन करना है, ये चीफ ये क्या करेगा, ये बायलॉज में मेंशन जो रहेगा बोर्ड के द्वारा
उसी मैनर में उसी फॉर्म में प्रोवाइड करेगा. नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन सब रेगुलेशन 1, नो पर्सन शाल एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिशियल और अ वाइंडिंग इंजन मैन इन अ माइन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 70 ईयर्स. 70 साल की सर्विस होने के बाद में कोई भी जो है एज अ मैनेजर, एज अ वाइंडिंग इंजन मैन और एज अ कोई अदर ऑफिशियल माइंस में काम नहीं कर सकता. 70 ईयर्स इज द मैक्सिमम लिमिट. तो थैंक यू गाइस, यही है आज के लिए. पार्ट 2 में इतना ही था. रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर रेगुलेशन नंबर 25 तक हमने देखा है. और पार्ट 1 में स्टार्टिंग का देखा था रेगुलेशन नंबर 10 से लेके रेगुलेशन नंबर 15 तक. तो टोटल हमारा ये चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 का रेगुलेशन नंबर 10 से लेके रेगुलेशन नंबर 25 तक हमारा कंप्लीट हो गया है. थैंक यू सो मच.